प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का पार्ट 2 भाग देखना चाहेंगे। इसके पहले मैंने लगभग 20 से 25 मिनट में ऑप्शनल आपको समझाया था। वायरल पेपर, फिजिक्स के वायरल पेपर का बहुविकल्पी प्रश्नों को समझाया था। और एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल सकता है। अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर निकल के ये आ रही है कि आपके जो क्वेश्चन बैंक, अब नया क्वेश्चन बैंक वगैरह जो भी खरीदेंगे उसमें जो मॉडल पेपर हैं वो पुराने पैटर्न पर ही आधारित हैं। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में जो फरवरी माह में परीक्षा होने वाली है उसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चंस को इन्वॉल्व किया जा सकता है अभी तक। ठीक है, तो तैयारी सभी लोग, सेम सिलेबस होगा, सेम चीज होगा, कोई बदलेगा नहीं, बस बहुविकल्पी प्रश्न की संख्या बढ़ जाएगी। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, समय की बचत होगी। जो आप लिखने में ज़्यादा समय वेस्ट करते थे वो आपका OMR शीट के जरिए होगा, उसमें आपको कम समय में ही अच्छा खासा रिस्पांस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे आपका स्कोर क्लास 10th में बना था, अगर बहुविकल्पी हो जाता है तो ऐसे आपका 12th में भी स्कोर देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक बहुत बढ़िया सा मोटिवेशन बातें ले लिया जाए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे है दोस्तों, हमेशा लक्ष्य पर डटे रहना है। देखो हमारा टारगेट है अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना, अपने यूपी बोर्ड में तहलका मचा देने का काम करना है। तो तहलका तभी मचा पाओगे जब आपके पास ये लक्ष्य, जो हमारा टारगेट है, वो सेट होना चाहिए कि इस बार हमें 95% स्कोर करना है। और 95% स्कोर करने के लिए हमें ये चाहिए कि हमें लगातार पढ़ाई करना है। दूसरी चीज, आलस्य को टालना और काम करना है। जितने भी स्टूडेंट हैं इस दुनिया में, जितने भी मानव रूपी शरीर हैं, हर व्यक्ति आलसी होते हैं, पशुओं को छोड़कर। पशु इतने आलसी नहीं होते, याद रखना। आदमी आलसी होते हैं, तो इसलिए आप जो है अगर आलस करते हैं तो समझ लीजिए पशु से भी बदतर हैं, क्योंकि पशु पक्षी कभी भी आलस नहीं करते। ठीक है, काम को करना है, लगातार पढ़ाई करना है। अभी की नहीं, एक दिन हम 10 घंटे पढ़ लें, दूसरे दिन सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमारी जो पंक्चुअलिटी है वो बराबर होनी चाहिए। चुनौतियों का सामना करना है। अब बात आती है साहब यहाँ पे चुनौती कहाँ से आ जाएगी? तो चुनौती आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा नहीं, याद रखना। अगर आप 50 क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं तो उसमें से मान के चलो हो सकता है 50% ही आपको समझ में आए, हो सकता है आपको 10% समझ में आए। तो वहां पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, वहां पे आपको 10% पर ही आपको खुशी मनानी पड़ेगी। और वो जो 10% हो रहा है ना, वही धीरे धीरे करते करते 20 से 25, 30, 40 हो जाएगा। तो लगातार लगे रहने से धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस में, अपने मोटिवेशन में इजाफा होता है। ठीक है, दूसरी चीज, शक्तिशाली बनना, कमजोर नहीं। शक्तिशाली तभी बन पाओगे जब ये दोनों पंक्तियों को, तीनों पंक्तियों को ध्यान में रखोगे, तभी शक्तिशाली बनोगे। अगली चीज, किसी को किसी भी कारण कष्ट नहीं देना है। अभी कि नहीं 4 सवाल लगा लिए तो फलाने के कहे यार तुम हमारे आगे 0 हो, ये कष्ट नहीं देना है, याद रखना, नहीं तो इससे भी आप गिर सकते हैं। तो ये रही कुछ मोटिवेशन चीजें। आगे बढ़ते हैं, अब अगले टॉपिक पर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। और यहाँ पे कुछ चीजें जो पिछली बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग छोटी थी वो देख लेते हैं। देखिए हम लोग पिछली क्लास में 2025 का पेपर लिए थे। ये पेपर जो है पिछले 10 साल के पेपर से चुनिंदा क्वेश्चन छांट के बनाया गया है।
सैंपल पेपर है ये, ठीक है। मॉडल पेपर अभी से नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो मॉडल पेपर है वो चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है मैं गारंटी लेता हूं कि उसमें से 80 से 90% क्वेश्चन लगातार बार बार पूछे गए हैं। मैंने उन्हीं क्वेश्चन को डाला हूं, चाहे वो थ्योरेटिकल हो चाहे वो न्यूमेरिकली हो, हर टाइप के प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं, आपके बहुविकल्पी प्रश्न पहले से ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो हो गया, अब सब्जेक्टिव पर आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलो मेरे राजा आ जाओ, यहां पर देखिए खंड ब, खंड ब आ तो हो गया था बहुविकल्पी में। ब की शुरुआत करते हैं हम लोग, ध्यान समझना। आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। देखिए आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? क्या है आवेश की गतिशीलता? 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाना है, बिना सोचे समझे अगर डेफिनीशन याद है तो लिख देना है। याद रखना कॉपी में हमेशा जो पहले क्वेश्चन आते रहे उन्हीं को लिखना है। शुरू में अगर आपने गलत किया तो एग्जामिनर की नजर में आप गलत हो सकते हैं और आप का नंबर काट लिया जा सकता है, ठीक है। अभी के लिए एक सही कर रहे हैं फिर गलत कर रहे हैं, फिर सही कर रहे हैं फिर गलत, नहीं ऐसा मत करना। लगातार जो आ रहा है लगातार या गैप भी करके लिख सकते हो, ठीक है। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन को, पहले जो आ रहे हैं उसको पुटअप करो, उसके बाद जो थोड़ा कैलकुलेशन वाले हैं उसे लास्ट में करना, एकदम जो ज्यादा कैलकुलेशन वाले हैं वो लास्ट में करना है आपको, ठीक है। चलिए तो आवेश की गतिशीलता, आवेश की गतिशीलता का अर्थ है किसी पदार्थ में विद्युत आवेशों, कोई पदार्थ सोना है चांदी है तांबा है, अभी की नहीं लकड़ी उकड़ी में ये नहीं भागेगा, मैं धातुओं की बात कर रहा हूं। किसी पदार्थ में विद्युत आवेशों, पदार्थ ढेर सारे हैं, प्लास्टिक भी पदार्थ है, मिट्टी भी पदार्थ है, लकड़ी भी पदार्थ है, लेकिन हम उस पदार्थ की बात कर रहे हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए। तो किसी पदार्थ में विद्युत आवेशों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना, यह गतिशीलता विद्युत धारा का कारण बनती है। याद रखना मेरे लाडलों, जब इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा तो ऑटोमेटिक जो धारा है वो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाने लगता है। तो जब ये लोग चलेंगे ना तो धारा विद्युत धारा चलने लगेगी और उसी को क्या बोलते हैं? आवेश की गतिशीलता। यानी जब आवेश चलेगा तो विद्युत धारा चलेगी, वही चीज यहाँ पे बताया गया है। विद्युत धारा का जो कारण है वो आवेश की गतिशीलता के कारण होता है। जब तक हमारा आवेश चलने वाला नहीं है तब तक विद्युत धारा भी चलने वाली नहीं है, वही है गतिशीलता। याद रखना, दिमाग में सेट कर लो कि आवेश चलेगा विद्युत धारा चलेगा, यही है आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, बस यही। यानी जब किसी पदार्थ में, जब किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है तो इसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यही आवेश की गतिशीलता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यह उदाहरण भी देख लेते हैं भाई साहब। उदाहरण देखो, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति करते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी कोई भी धातु है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से उपस्थित होते हैं, निगेटिव पोर्शन से इलेक्ट्रॉन आके उन धातुओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारता है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं और धारा धड़ाधड़ 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 बहने लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सीधे समांतर अनंत लंबाई धारावाही चालकों के प्रत्येकांक, प्रत्येकांक माने L बराबर 1, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक। देखो यही हेडिंग, इसी हेडिंग में आपका 3 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाता है और यही हेडिंग में 1 नंबर का भी क्वेश्चन बन जा रहा है, 1 नंबर का भी क्वेश्चन बन जा रहा है। बात यह है कि यहां पे केवल कह रहा है व्यंजक, और 3 नंबर आएगा, कहेगा
व्यंजक का निगमन कीजिए, ये शब्द लगा देगा तो यही क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, क्योंकि 1 नंबर वाला है तो 1 नंबर जैसा काम करना है, नहीं तो 3 नंबर जैसा काम कर दोगे तो समय तो उतना ही लगेगा, समय तो ज्यादा लग जाएगा बट आपको एक ही नंबर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे व्यंजक क्यों लिख देना है, फार्मूला लिख देना है। ये देखो ये फार्मूला है, ओरिजिनल फार्मूला क्या है, एफ अपान यल बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 बाई डी। अब चूंकि इसमें एक चीज कहा है, प्रति एकांक यानी यल के स्थान पर 1 लिख देंगे, यल के स्थान पर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एफ अपान 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 इंटू I2 बाई डी। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला हो गया, व्यंजक हो गया। बस इतने का हमें 1 नंबर मिल जाएगा। बाहर ज्यादा भोंकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टोकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खोपड़ी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये देखो क्या है, जैसे हमारे पास 2 वायर हैं, अब इसको समझा देते हैं। बाकी जब 1 नंबर का आएगा केवल यही व्यंजक लिख देना, हो गया, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रति एकांक लंबाई पर बल, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है यार, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बस आपको ये फार्मूला लिख देना है बस, बाकी टीचर समझ लेगा। ओके, अगर लिख दोगे, थोड़ा स्पीड में लिखते हो तो लिख दोगे तो सोने में सुहागा हो जाएगा, नहले पे दहला हो जाएगा यार, मजा आ जाएगा फिर, क्या बात है। चलिए, तो यहां पे ये हो गया। अब देखो ये 2 तार हैं, 2 तार हैं, इसमें धारा फ्लो कर रही है, एक में धारा I1, दूसरे में धारा I2, दोनों की जो लंबाइयां हैं वो समान है LL, और दोनों के बीच की दूरी D है। तो ये सूत्र चैप्टर नंबर 5 में मैंने सिद्ध कराया है, ऑफलाइन की क्लास में और ऑनलाइन में भी करा दिया है पहले से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गॉस का नियम। अब देखो गॉस का नियम जो है 2 जगह है, एक तो गॉस का नियम चैप्टर 1 में है ना, और एक जो है गॉस का नियम पर ही आधारित क्वेश्चन बनता है चैप्टर नंबर 5 में। कहां पर, चैप्टर नंबर 5 में बनता है, चुंबक वाले में। तो ज्यादा से ज्यादा गॉस का नियम का जो प्रयोग वगैरह हो वो चैप्टर नंबर 1 से ही पूछा जाएगा। इस पे 3 अनुप्रयोग हैं, एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक समतल चादर और एक खोखला गोला। 3 अनुप्रयोग हैं, तीनों में से एक हर बार आता है, सभी लोग याद रखना। अभी मैं जब 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शिवम सर आपको बताए होंगे और 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सल्यूशन करवाऊंगा, इसके बाद जो वीडियोस मिलेंगे आपको वो 50 क्वेश्चन का सल्यूशन होगा, और आपके लिए लगभग ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो में करना चाहेंगे, लगभग 3 घंटे का वीडियो होगा, याद रखना। कितने घंटे का, 3 घंटे का वीडियो होगा, एकदम धमाकेदार बताएंगे। थोड़ा समय आपका ज़्यादा लेंगे लेकिन एकदम दिल खोल के यार पढ़ाएंगे यार, दिल खोल के, लेकिन समय देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आ जाओ। गॉस का नियम ध्यान देना, गॉस का नियम विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र को ई से विद्युत आवेश Q, विद्युत आवेश Q के बीच संबंध बताता है। ध्यान देना, एक तो देखो यानी फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, इसके बीच संबंध बताता है गॉस का नियम। बात क्लियर है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई बराबर Q गुणे 1 अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां देखो यह कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स का मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित
कोई पृष्ठ है, गोली पृष्ठ ले लेंगे, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, ये जो कुल आवेश Q है, Q का 1/ε0 गुना होता है, यही क्या है, गॉस का नियम। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, निगमन तो करना नहीं है। अगर निगमन करने के लिए आता तो यहाँ पे 3 नंबर का आता, और 3 नंबर का आता ये दो रूपों में, एक नियमित आकृति के लिए और एक अनियमित आकृति के लिए। तो यहाँ पे हेडिंग 3 नंबर का आता तो क्या दिया होता, तो 3 नंबर का आता तो लिखा होता गॉस का नियम नियमित आकृति के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, या अनियमित आकृति के लिए गॉस के नियम के सूत्र की स्थापना कीजिए। 3 नंबर का आता क्वेश्चन, और उसी में अगर एक आध क्वेश्चन इसी फार्मूले पर दे देता न्यूमेरिकल में, तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। कितने नंबर का, तब आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन अगर केवल ये फार्मूला या डिफिनीशन लिख रहे हो तो 1 नंबर का, इसी का डेरिवेशन नियमित या अनियमित में से कोई एक आ जाता है तो 3 नंबर का, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों 5 नंबर का आएगा। याद रखना किस तरीके से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूं। चलिए, ये रहा हमारा, ये फार्मूला हो गया, ठीक है, देख रहे हो ना, ये देख लो, ये फार्मूला है, ये अपना ये है। ये कहां से आ गया भाई साहब, अभी तो ये जो बोला, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, यहां से लेकर यहां तक जो बोला, इन्होंने बोला फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। चलो भाई, समीकरण एक क्वेश्चन और है, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA। समीकरण 2, अगर समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट साइड बराबर है तो इसके राइट साइड बराबर हो जाएंगे, और ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर DA बराबर Q/ε0। ये मिल जाएगा आपको देखने के लिए, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, याद रखना। इस तरीके से हम इसे भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं मेरे लाडलों, और यहां पे अंगा नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सटीक, बहुत ही जानदार के साथ, ठीक है। चलिए, यहां पे देखो 10 पिको फैरड, 10 पिको फैरड दिया है ना, ठीक है भाई, दिया है, क्या दिया है, का एक संधारित्र। अब यहाँ पे क्या एक संधारित्र, बहुत ही शानदार, चलो लगा लेते हैं। तो एक संधारित्र हम यहाँ पे बना दिए, ठीक है, ये हमारा ये संधारित्र, दिस इज ए पॉजिटिव एंड दिस इज ए निगेटिव। संधारित शब्द बोला तो अपन लोग समझ गया कि ये संधारित्र की धारिता दिया है। क्या दिया है, संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता दिया है 10 पिको फैरड। कितना पिको फैरड है, 10। अब देखो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक पिको फैरड में 10 के घाते -12 फैरड होता है। एक पिको फैरड में 10 के घाते -12 फैरड होता है। तो जहां पर एक पिको फैरड है वहां पे 10 के घाते -12 का गुणा करेंगे, ठीक है। ये आधार आधार बराबर है, गुणा में घात जुड़ जाएंगे, 10 के घाते 1 -12 फैरड हो जाएगा। 10 घाते 12 में से 1 घटाओगे, 10 घाते -11, ये फैरड हो जाएगा। ये C की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। और क्या दिया है, संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से, इसे जो है 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यानी इसमें दिया है वोल्टेज V बराबर 50 वोल्ट, V बराबर 50 वोल्ट। समझ में आ गया ना, फटाफट थम्सअप कर दो एक बार सभी बच्चे लाइक कर दें फटाफट से। आगे देखो 50 वोल्ट दिया है,
फिर क्या है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। स्थिर विद्युत ऊर्जा, देखो स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी संधारित्र की, तो 1/2, यहाँ देखो ये सी दिया है, बी दिया है, तो आप चैप्टर नंबर 2 में संधारित्र की धारिता और संचित ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हाफ CV² पढ़े हैं, यहां पर भी देखो लिखा हुआ है ये, ठीक है, U बराबर हाफ CV², ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/2, सी की वैल्यू अपन लोग कितना निकाले हैं 10⁻⁻11 एंड वी की वैल्यू 50, चूंकि v का स्क्वायर है इसलिए 50 × 50 लिख सकते हो, सबको दिख रहा है, 50 × 50 लिख सकते हो, और 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आ गया 10 के घाते -11 गुणे 25 में 0 का गुणा 0, 25 पंचे 125, ठीक। दशमलव यहाँ है, ध्यान देना, दशमलव यहाँ पे है, अगर दशमलव यहाँ पे लगा दें 3 अंक बाईं ओर आएगा तो इसमें 3 जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.250 इंटू 10⁻, जब दशमलव बाईं ओर आएगा तो 3 जुड़ेगा इसमें, 1.250 इंटू 10⁻11 में से 3 घटाएंगे, ये आ जाएगा -8, इतना हो जाएगा जूल, ठीक है, 1.250 इंटू 10⁻8 जूल हो जाएगा। तो ये रहा हमारा इसका आंसर, फटाफट सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि यहाँ पे पहले से भी लगा है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। आप देखो अगला क्वेश्चन, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखने से पहले एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता देना चाहते हैं। अगर आप, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, अगर आप बोर्ड एग्जाम में 500 में 500 नंबर लाना चाहते हो, कितना नंबर, 500 में 500 नंबर लाना चाहते हो, तो हमारे ब्रह्मास्त्र पेपर से जरूर ज्वाइन हो। इस ब्रह्मास्त्र पेपर में क्या मिलेगा, देखो इस ब्रह्मास्त्र पेपर में आपको मिलेगा ब्रह्मास्त्र पेपर में आपको क्या मिलने वाला है, ब्रह्मास्त्र 5 इयर्स के अनसॉल्व पेपर का सल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, पेपर का सल्यूशन मिलेगा, जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है, 5 इयर्स का देंगे, और साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश या मैथ लिए हैं तो मैथ, ठीक है, मैथ, इसमें आपको पांचों सब्जेक्ट के PYQ पेपर सॉल्यूशन मिलेगा। अगर इसे ही आप की ओर तैयार कर लेते हो तो गारंटी है इसी में से 90% क्वेश्चन फंसेगा। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं इस पेपर्स को जरूर ज्वाइन करें, मात्र आपको 99 रुपए में मिल रहा है। अगर एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको 29 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। पांचों सब्जेक्ट अगर एक साथ लेंगे तो 99 रुपए देना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। अगर आपको लेना है, बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है, तो फटाफट से बिना किसी देरी के 7992087382 से कांटेक्ट करें और बोर्ड एग्जाम में भूचाल मचा दें, भूचाल मचा दें बोर्ड एग्जाम में। ज़्यादा अमाउंट नहीं है ये, आपका 99 रुपए आपको एक सब्जेक्ट में 99 नंबर दिला सकता है, याद रखना, इसकी इतनी ताकत है, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा।
अगर थोड़ा भी इसको पढ़ लोगे ना तब भी देखो कि काफ़ी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेगा। नोट्स किस तरीके से होगा वो भी जरा देख लो। बिल्कुल हैंड रिटन में होगा, ऐसे होगा, देख रहे हो ना, ये हैंड रिटन में है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पूरा लिखा है। देखो भौतिक विज्ञान 2019 सेट 1, सातों सेट देंगे हम आपको, ठीक है, एकदम कंप्लीट सातों सेट देंगे। जबर देख रहे हो ना, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, उसके नीचे सॉल्यूशन है। यहाँ तक कि ऑप्शनल भी मैंने सॉल्व करा है पूरा, ठीक, पूरा ऑप्शनल से लेके सब्जेक्टिव से लेके ऑब्जेक्टिव तक। देख रहे हो ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसका पूरा सॉल्यूशन किया गया है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एकदम साधारण भाषा में है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक, एकदम साधारण भाषा में। देख रहे हो ना, जबरदस्त तरीके से पूरा एकदम समझ लो साफ सुथरे शब्दों में आप देखोगे तो एक बार आपका दिल खुश हो जाएगा, पढ़ोगे तब तो यार क्या गुरुजी अब मजा आ गया फिर। लेकिन आपसे समय लेना चाहेंगे, यहाँ पे समय जरूर देना है इसके पीछे, ठीक है। हर 2 पेपर 3 पेपर रोज देखो, हर सब्जेक्ट का हो गया, काम हो जाएगा आपका। चलिए आ जाते हैं किरचॉफ का नियम, आ जाते हैं भाई अपना पुराना टॉपिक। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन 3 नंबर में भी आता है, ध्यान देना 3 नंबर में भी क्वेश्चन। देखो मैं जितने भी क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, मैं हर क्वेश्चन पर पुटअप दे रहा हूं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आते हैं, वो सारा पुटअप मैं आपके सामने रख रहा हूं। मेहनत आपको करना है, नंबर आपको लाना है, मेरा काम है गाइडलाइन करना, क्या कैसे पढ़ना है मेरा काम है। कोर्स खरीद लोगे तो एकदम धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो ये किरचॉफ का नियम यहाँ पर 1 नंबर आया है, 1 नंबर में। अब गुरुजी अगर 1 नंबर में आया है तो इसे कैसे लिखें, थ्योरी लिखें या फिर इसके फार्मूले लिख दें। तो देखो अगर आपको 1 नंबर लेना है तो आपको मैं 2 रूल बता रहा हूं। एक तो आप किरचॉफ के 2 नियम हैं, एक धारा का नियम, इसी को संधि का नियम भी कहते हैं, और दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टता का नियम या फिर बंद पास का नियम भी इसे कहते हैं। तो किरचॉफ के 2 नियम आते हैं। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए, या तो ये थ्योरी लिख दो या इसी का फार्मूला बनता है सिग्मा आई बराबर 0, और किरचॉफ का द्वितीय नियम या ये थ्योरी लिख दो या इसी का फार्मूला बनता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। मतलब ये हेडिंग डालना है, ये चीज लिख देना है, ये हेडिंग डालना है, ये चीज लिख देना है, इतने में आपका गुरुजी मिल जाएगा 1 नंबर, श्योर है, ठीक है, इतने में 1 नंबर श्योर है, गारंटी है कि 1 नंबर मिलेगा। लेकिन थ्योरी लिखोगे तो आप ज्यादा समय वेस्ट करोगे, ये लिखोगे फार्मूले पर आधारित लिखोगे तो आपका समय कम लगेगा, फिर भी उतना ही नंबर मिल जाएगा। कॉपी नहीं भरना है, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। टेक्निकल चीज लिखो, फिजिक्स है, कोई हिंदी नहीं है, सामाजिक विज्ञान नहीं है, आपका आर्ट सब्जेक्ट नहीं है कि भैया कॉपी भर दिया तो नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं। सबसे अलग लिखो, कॉपी जो है सबसे यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका कॉपी जो है सबसे यूनिक होना चाहिए, तब आप सबसे यूनिक नंबर पाएंगे। दूसरी चीज, अभी मैंने एक शब्द और बोला, गुरुजी अगर यही 3 नंबर का आ जाएगा तब क्या करेंगे आप। तो मैं आपको बता दूं कि अगर यही 3 नंबर में आ जाएगा तो इसका डेरिवेशन करना है, थ्योरी भी लिखना है, डेरिवेशन करोगे तो यही निकल के आएगा सिग्मा आई बराबर 0। मतलब ये जो थ्योरी में चीजें लिखी हैं इसी को फिगरली लिख दोगे, इस पर एक सूत्र भी मिलेगा और ये आ जाएगा। दूसरी चीज, ये किरचॉफ का नियम, अभी देखो मैं 50 जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा, तो इसको भी सिद्ध कराऊंगा। सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ लें। फिजिक्स का एकदम समझ ले तहलका मचा देने वाला वीडियो मैं लाऊंगा आपके पास। एसकेएम स्टडी इकलौते चैनल पे एकदम धुआं धुआं कर देंगे फिजिक्स, याद रखना। कहोगे यार क्या गुरुजी आप भी, मजा आ गया पढ़ के। एक एक चीज एक एक पॉइंट आपको समझाने वाले हैं। जब तक बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आपके साथ हर रोज 2 वीडियो, एग्जाम टाइम में 3-3 वीडियो आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए। तो ये किरचॉफ का नियम अगर सिद्ध करने के लिए आ जाएगा, ये पूरी थ्योरी लिखेंगे, इस पर एक फिगर भी बनेगा जो मैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं लेकर आऊंगा। एक बड़ा वीडियो रहेगा 3 से 4 घंटे का, उसी में ये सब सिद्ध कराने वाला हूं बहुत जल्द। इसके बाद का जो वीडियो होगा वही आने वाला है। तो सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ये फिगर भी बनेगा इसमें, तो सिद्ध करेंगे तो ये फार्मूला निकल के आएगा 3 नंबर में। कभी कभार यही क्वेश्चन में 5 नंबर का भी बन जाता है, ध्यान देना। इसी क्वेश्चन में 5 नंबर का भी बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई? तो बनेगा आपका, इसी में ये पूरा थ्योरेटिकल लिखेंगे, फार्मूला सिद्ध करेंगे, साथ ही साथ इसी के नीचे एक न्यूमेरिकल भी लिखा रहेगा जो इस फार्मूले पर आधारित होगा। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा आई, इस फार्मूले पर आधारित होगा। तो थ्योरी यानी डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल 5 नंबर का आता है। केवल डेरिवेशन आएगा तो 3 नंबर का, अगर केवल फार्मूला लिखने के लिए आएगा तो 1 नंबर का। अगर फार्मूला के स्थान पे अगर आप थ्योरी लिख देते हो तब भी 1 नंबर मिलेगा। लेकिन प्रयास किया करो कि समय किसमें कम लग रहा है, समय किसमें कम लग रहा है उसी को हम करें। ठीक है, चलिए गुरुजी आगे बढ़ते हैं। भाई साहब बहुत हो गया, इस पर टाइम दे दिए। नया देखो, आगे अपना बायोसेवर्ट का नियम, दिल खुश कर देने वाला बायोसेवर्ट का नियम। क्लास 10th में आपने पढ़ा था। ये इस तरीके से फिगर बता देते हैं, बता देते हैं। बायोसेवर्ट का नियम है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से बता देते हैं, अच्छे से बता देते हैं गुरुजी। क्या दिक्कत है इसमें? आ जाओ भाई साहब, आ जाओ, अच्छे से बता देते हैं, क्या दिक्कत है? हम्म हम्म अच्छे से बता देते हैं। चलो भाई आ जाओ। देखो देखो, अगर बायोसेवर्ट का नियम आपके सामने दिख जाए तब क्या करोगे? ये है भाई साहब बायोसेवर्ट का नियम, ध्यान से समझना। बायोसेवर्ट का नियम समझ लेते हैं। अब ये मेरे लाडलों, बायोसेवर्ट का नियम अगर, ठीक है, बायोसेवर्ट का नियम देखो, एक फिगर इस तरीके से बनेगा, क्लास 10th में पढ़े थे। ये कोई तार है, इस तार की लंबाई है डेल्टा एल, या डीएल भी लिख सकते हो। क्या है, सबको दिख रहा है? अच्छे से दिख रहा है। इस तार की लंबाई डेल्टा एल या डीएल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली, डेल्टा माने कम से कम दूरी। अगर इस तार में, इस वायर में बेटा आई धारा प्रवाहित करा दोगे, कौन सी धारा? आई धारा। आई क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर, इसका मात्रक कूलम्ब प्रति सेकंड होता है। इसकी बीमा होती है टी। क्या होती है? टी होती है। आगे देखो, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करोगे, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, ये तार है ना, तार है ना, जब इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगेगा। क्या? चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे ही इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और देखो जब धारा प्रवाहित होगी ना,
तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनने लगता है। इसके चारों ओर मान लेते हैं स्मॉल आर दूरी तक, स्मॉल आर दूरी तक, कुछ दूरी तक डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कितना? डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है इस तार के चारों ओर, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इस तार से थीटा कोण पर बनता है। ठीक है, अब ये चुंबकीय क्षेत्र कितने लोगों पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान देना। ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है ये तो पहले धारा पर डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर इस तार में धारा प्रवाहित नहीं करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र बन ही नहीं करेगा। फिर दूरी, कितनी दूर बन रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, कितने कोण पर बन रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, कितने तार में बन रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये डेल्टा बी एक तो धारा पर डिपेंड करेगा, क्योंकि तार में जब तक कोई इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं करोगे तब तक उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तब तक उसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा भाई साहब। आगे दूसरी चीज किस पर डिपेंड करेगा? तार की लंबाई डेल्टा एल पर, डीएल भी लिख सकते हो। और किस पर डिपेंड करेगा? थीटा पर। डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। साइन थीटा ही क्यों रखे? क्योंकि ये एक सदिश राशि है, अदिश होता तो काश रख देते। अब दूरी भी, दूरी यहाँ पे वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। गुरुजी आप ये वर्ग क्यों कर दिए? गुरुजी आप याद रखना विद्युत है ना, यहाँ पे वर्ग होगा कूलाम के नियम से। अब आगे देखो, साइन थीटा सदिश है इसलिए हो गया, है ना। व्युत्क्रमानुपाती क्यों है? क्योंकि क्षेत्र का मान, जब विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तभी ज्यादा होगा जब दूरी का मान कम हो। ठीक है, कोई तार है इसमें धारा प्रवाहित करोगे तो अगर तार के पास में अब ज्यादा रहोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा रहेगा, यानी कम दूरी पर रहोगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्यादा रहेगा, ज्यादा दूर पर रहोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम रहेगा। तो इसके ये बेस पर बना है, इससे लॉजिक क्या निकल के आता है उस पर ये बना है। ठीक है, हाँ चलिए थोड़ा इसे हम साइड में कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और इसे भी हम लगा देते हैं साइड में। अब देखो जरा ध्यान देना, इन चारों समीकरण को संयोजित करो। समीकरण 1, 2, 3 और 4 को संयोजित कर लो। संयोजित करने पर, जब संयोजित करोगे तो ये डेल्टा बी है, डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा, आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट मिलेगा के, और के स्थान पे म्यू नॉट अपान 4 पाई लिख सकते। आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, यही है बायो सेवर्ट का नियम। ये 2 नंबर का आप फिक्स हो गया। और थ्योरी में क्या लिख सकते हो? थ्योरी में लिख सकते हो बायो एवं सेवर्ट। शुरू में बायो एवं सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। उसके बाद ये फिगर, फिर ये लिखेंगे, फिर ये अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे लाडलो, हमें लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है इस तरीके से, यही सूत्र था ना, बस वहां पे मैं डेल्टा एल, इसमें डीएल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जरा ध्यान देना, चैप्टर नंबर 6 से। ठीक है, हाँ चैप्टर नंबर 5 का है ये, जरा ध्यान देना। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, जैसे ये क्षैतिज है
ये ऊर्ध्वाधर घटक है और ये है चुंबकीय सुई। चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर घटक को, चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को VB से और क्षैतिज घटक को BH से प्रदर्शित करते हैं। याद रखना, चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़े होंगे। और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक दिया है इतना, यानी दिया है 0.3 गॉस। ओके, नति कोण, ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसे नति या नमन कोण कहते हैं। ये दिया है 45 डिग्री। बात क्लियर है? क्या निकालना है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता यानी P या BE की वैल्यू, अर्थ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और क्षैतिज घटक वही निकालना है, सेम है, ठीक है। तो ये देखो एक सूत्र होता है BV बराबर BE साइन थीटा, ठीक है, और BH बराबर होता है BE कॉस थीटा। चूंकि हमें BE का मान निकालना है और BV का दिया है तो यहाँ पर रख देंगे 0.3 गॉस BE साइन, यहाँ 45 रखोगे थीटा के स्थान पे, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तीर्य गुणा कर दो इसका इसमें। जब इसका तीर्य गुणा करोगे तो BE बराबर हो जाएगा √2 0.3 गॉस। ये हो जाएगा फार्मूला, ठीक है ना। ये हो गया अपना फार्मूला और ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ध्यान देना मेरे लाडलो, बहुत ही शानदार तरीके से हल हो रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियारत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब ये क्या है? ये क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्रियारत बल आघूर्ण। देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। आपको देखो यहाँ पे दिया है, जब एक आयताकार धारा लूप को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण काम करता है और यह बल आघूर्ण लूप पर बहने वाली धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया के कारण होता है, ठीक है, परस्पर क्रिया के कारण होता है। बल आघूर्ण का सूत्र देखो, बल आघूर्ण को टाउ से टाउ बराबर होता है NIAB, ठीक है, यही है बल आघूर्ण का फार्मूला। जहां टाउ बल आघूर्ण है, N लूप में फेरों की संख्या है, I लूप में प्रवाहित धारा है, A लूप का क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र है, बाकी थीटा वगैरह समथिंग स्पेशल दैन नो। बाकी ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, ठीक है। जो एकदम जहरीले क्वेश्चन हैं वही क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के किन्हीं 2 गुण बताइए। विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण बताना है। एक है समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में वैद्युत क्षेत्र 20 वोल्ट प्रति मीटर आयाम से दोलन करता है। वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? ऊर्जा घनत्व। पहले क्या निकालना है? पहले निकालना है विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण। 2 गुण देख लेते हैं। देखो 2 गुण क्या है? 2 गुण क्या है मेरे लाडलो, जरा ध्यान देना। ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुण। ध्यान देना, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है।
विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं, कौन सी तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अर्थात इनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दोनों दोलन करता है। मतलब इसमें अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करेगा। कैसा करेगा? तरंग के दिशा के लंबवत कंपन करेगा। दूसरा नंबर है विद्युत चुंबकीय तरंगे, ध्यान देना, दूसरा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, जहां पर हवा नहीं होता वहां पर प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। एक पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों समझ लेना कि जो प्रकाश की चाल होती है वही विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है, वही विद्युत की चाल होती है। ठीक है, वही मैग्नेटिक जो एक तरीके से मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी भी चाल सेम ही होती है। ठीक, अलग कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गुण हो गया। अब आ जाते हैं घनत्व। बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व। ये वैद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व को U से प्रदर्शित करते हैं। U बराबर है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्या है? U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पे सब लोग जानते हैं एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान 8.85 गुणे 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, देखो ये एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणे 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और V की वैल्यू तो दिया ही है, E की वैल्यू। ठीक है, अब इसी में मान रख देंगे। तो ये जब मान रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना, 1/2 तो रहबई करेगा। एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिया और E का मान 20 का स्क्वायर रख दिया। इस टोटल को हल करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा इतना जूल प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर इस क्वेश्चन को देखो, ये है गॉस के नियम के अनुप्रयोग, और गॉस के नियम के अनुप्रयोग का दूसरा अनुप्रयोग है। ठीक है, कौन सा अनुप्रयोग? दूसरा अनुप्रयोग। इस अनुप्रयोग को मैं अगले वीडियो में, वो जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स का, उसमें चैप्टर फर्स्ट में इसको भी मैंने रखा है और इसको हम सिद्ध करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में तैयार रहिएगा। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। इस चैनल से जुड़े रहें सभी बच्चे और पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो सिद्ध यहाँ पे किया गया है ये अधूरा है थोड़ा। ठीक है, पूरा हम उसी में करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो आप एग्जाम में क्या करोगे, है 3 नंबर का। अब 3 नंबर का ये जो क्वेश्चन है कम से कम 2 से 2.5 पेज में होगा, याद रखना। अगर ये 2 से 2.5 पेज में है और आप इस क्वेश्चन को केवल और केवल 1 पेज में करोगे तो 1 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा। टीचर थोड़ा दिल वाला है तो 1.5 नंबर दे देगा और या तो फिर 2 नंबर दे देगा, पहले तो 2 मिलवा ही नहीं करेगा। तो इस लालच में मत रहना कि हम इतना है तो इतना ही कर देंगे, नहीं, पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं। एक लंबे तार में 20 एम्पियर, आई की वैल्यू देखो दिया है 20 एम्पियर, तार में जो धारा बह रही है 20 एम्पियर है। थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, बहुत ही शानदार। ये धारा की एम्पियर इतना दिया है। वैद्युत धारा उत्तर से दक्षिण दिशा में बह रही है, वैद्युत धारा बह रही है और एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर
एक फिगर बना लेते हैं हम लोग डायरेक्शन वाला। ये है पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। उत्तर हमेशा ऊपर, पूरा हमेशा इस तरफ होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण से उत्तर दिशा में, दक्षिण से उत्तर दिशा में इस तरफ ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तार में 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है। याद है, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, ध्यान देना। उसके बाद 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रक्षेपित किया जाता है। जो तार से इलेक्ट्रॉन की दूरी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मीटर में बदलेंगे, 100 से भाग देंगे तो 0.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम। E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम, ये चीज होगा। ओके, अब देखो आगे, यहाँ पे सबको समझ में आ गया जो जो वैल्यू दिया है। आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना। निर्वात में चुंबकीय पारगम्यता 4.10⁻⁷ टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर होता है। ज्ञात क्या करना है? ये फलाने ढिमाके दिया है। F बराबर QVB साइन थीटा ले लेते हैं, ध्यान समझना। F बराबर QVB साइन थीटा ले लेते हैं। अब इसमें वैल्यू क्या क्या दिया था? अभी Q की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के बराबर, V की वैल्यू दिया है, और ध्यान देना ये देखो P बराबर μ0/2πI/r, ये भी दिया है। तो पहले हम B ही निकाल लेते हैं। P बराबर μ0 की वैल्यू इतना रख दिए, μ0 की वैल्यू, ठीक है, और इतना हो गया। और इसमें सारी वैल्यू जब रखेंगे तो कुल मिला के B बराबर इतना आ जाएगा। तो B की वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है, ध्यान देना, ये जो सूत्र है, ये P बराबर μ0/2πI/r, R की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, धारा की भी दिया था, B की निकाल सकते हैं। और जो B यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया, ये 4 × 10⁻⁻5 टेस्ला। अब इसमें लेंज के नियम में रख दो, ये लेंज का नियम है। ठीक है, F बराबर QVB साइन थीटा में रखोगे। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो क्षेत्र की दिशा है पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे F बराबर QVB, Q की वैल्यू ये है, V की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है, और साइन 90 की वैल्यू ये है। सब मान को रखेंगे तो F बराबर इतना आ जाएगा। तो ये रहा यहाँ पे आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत शानदार। बल की दिशा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, ध्यान देना, अंगूठा ऐसे रहेगा, ऐसे अंगूठा बल की दिशा बताएगा। तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, B की दिशा, और जो मध्यमा अंगुली होगी ये वाली, और मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये अंगूठा बल की दिशा, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा, और ये धारा की दिशा बताएगा। याद रखना 3 अंगुलियां हैं ना यहाँ पे, 3, सभी एक दूसरे के लंबवत हैं। ये इसके लंबवत, ये इसके लंबवत है। ठीक, चलिए, बहुत ही शानदार हो गया ना, हो गया। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अगले दिन फिर से मिलते हैं। नेक्स्ट जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिया। अगले दिन आपको अगले टॉपिक की ओर, या इसी में से जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उसके लेकर हाजिर होऊंगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जबरदस्त एकदम जहरीले वाले, ये वाले। ठीक है, अच्छी निरक्षी, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 3-3 नंबर या 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और सभी बच्चे कोर्स से जरूर ज्वाइन हो, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना है।